So hi everyone. Hi everyone. Very good afternoon to all. Good evening, Rimjim, Mithlesh, Aryan. I am fine, beta. I am fit and fine. How are you? Paki, Chaitanya, Aryan, everyone, beta. Swayam, Dipti. Okay, very good, Mithlesh. ऐसा ही होना चाहिए, है ना? चलो then in previous lecture we were studying alternating current. आज उससे आगे बढ़ते हैं. But before going into the syllabus part, मीन्स स्टार्टिंग द टॉपिक, मैं थोड़ा बहुत नीट के बारे में 2-4 मिनट बात कर लूं, है ना? हाँ, एग्जैक्टली रिमझिम. मैं भी ऐसा ही कुछ बोलने वाला था. हैप्पी हिंदी दिवस. हिंदी दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं. पूरी हिंदी बोली मैंने. ओके है. चलो तो हाँ, एग्जैक्टली बेटा, द नीट एग्जाम वाज एक्चुअली वेरी इजी. बहुत बहुत बेटा मुश्किल एग्जाम नहीं हुआ, बहुत ही, है ना? हैप्पी बर्थडे रिया. हैप्पी बर्थडे बेटा. और जल्दी से देखो, नीट की बात कर रहे हैं. अगले साल जब हम लोग इस बात में शामिल हों, उस समय आप सेलेक्ट होने के राह पे बिल्कुल आगे बढ़ चुके हो, है ना? उस समय आप सेलेक्ट हो चुके रहो और जल्दी से डॉक्टर बन के मेरे सामने आओ. ठीक है? चलो तो मैं बेटा सबसे पहले तो ये बोलूंगा आपको कि इस बार जो नीट का पेपर था, नॉट बेटा, ऐसा मैं नहीं बोलूंगा, है ना? थोड़ा सा बात कर लेते हैं, है ना? मैं 2 मिनट मुझे मौका दे दो, मैं एक बार थोड़ा पेपर की एनालिसिस कर दूं आपके सामने, तो बातें आपके सामने क्लियर हो जाएगी, है ना? हाँ बेटा, मई में ही होगा, है ना? होपफुली तब तक टीका आ जाना चाहिए कोरोना का, और सब चीजें नॉर्मलाइज हो जानी चाहिए, सो कि आराम से बेटा ये मई में हो सके. तो सबसे पहले मैं ये बोलूं आपको, पेपर काफी अनबैलेंस्ड था एक्चुअली बेटा. मैं अनबैलेंस्ड बोलूंगा इसको. आप समझ सकते हो 12th क्लास से ज्यादातर क्वेश्चंस आए थे, अराउंड 27 क्वेश्चंस आए थे. हमारे क्लास 12 से 28 क्वेश्चन आप मान सकते हो. 17 क्वेश्चंस इज फ्रॉम क्लास 11, है ना? क्लास 11 से क्या था हमारा, सिर्फ 17 क्वेश्चंस थे. तो ऐसा 2021 में भी हो, ये एक्सपेक्टेशन नहीं रखना, ठीक है ना? ये एक्सपेक्टेशन नहीं होना चाहिए कि ऐसा ही कुछ अगले साल भी होने वाला है. लेकिन इस पैटर्न से ये बात भी समझ में आ जाती है कि 22-23 का रेशियो ही होगा, ये भी जरूरी नहीं है. ठीक है? दूसरी बात, पेपर के स्टैंडर्ड की, बहुत सारे क्वेश्चन सीधे सीधे स्टैंडर्ड फॉर्मूले थे. जैसे अगर आप देखो, मीन फ्री पाथ का डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा गया था, है ना? गुड इवनिंग बेटा. बहुत सारे ऐसे और भी क्वेश्चंस थे जहाँ पे सिर्फ अगर आपको फॉर्मूला याद हो, परमिएबिलिटी वाला क्वेश्चन था, जहाँ पे बेटा ससेप्टिबिलिटी को यूज करना था. ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस थे जो कि सीधे सीधे फॉर्मूले से सॉल्व हो रहे थे, है ना? अगर आपको फॉर्मूला आता हो, आपकी थियरी अच्छी हो, आप आराम से कर सकते हो. इसलिए मैं जो हमेशा स्ट्रेस देता हूँ बेटा, लर्न ऑल द फॉर्मूलाज, रिमेम्बर ऑल द फॉर्मूलाज. फॉर्मूला बैंक बनाओ, फॉर्मूला रटो, फॉर्मूला काम आएगा. ये बेटा आप समझ लो, आपके लिए रामबाण है, मतलब बिल्कुल याद होना चाहिए, है ना? क्योंकि इस साल आया है तो ऐसा मैं श्योर नहीं बोलूंगा कि अगले साल भी ऐसा ही होना है, बट एक मोर और लेस पैटर्न आदमी को समझ में आ जाता है कि एनटीए ने एग्जाम लिया, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस पूछे गए थे, पूछे जा सकते हैं. ठीक है? तो हाँ बेटा, और जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के क्वेश्चंस थे, इट इज अराउंड 15, मतलब 13 तो आप कह ही सकते हो. 12-13 क्वेश्चन तो सिर्फ इतने से ही पोर्शन से थे आपके. तो आप समझ सकते हो बेटा, डायरेक्ट फॉर्मूला आप समझ लो कि अगर आपको फॉर्मूला याद होते हैं ना, तो आप सीधे सीधे सारे क्वेश्चंस कर लेते. एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं था जो कि सीधे फॉर्मूले से नहीं हो रहा था, जहाँ पे कुछ बहुत ज्यादा टर्न्स और ट्विस्ट थे आपके लिए. ठीक है? तो
ऐसा पेपर मैं नहीं बोलूंगा कि अगले साल भी ऐसा ही आएगा, बट होपफुली बेटा जो चीजें बेसिक्स हैं वो कभी बदलती नहीं है, ये बेसिक है। अगर हम लोग फॉर्मूले अच्छे से ध्यान में रखें, अगर हम उसकी अच्छे से प्रैक्टिस करें, तो वी कैन इजिली डू वेरी वेल, बहुत अच्छा कर सकते हैं हम। और जहां तक रहा बेटा कि जिन्होंने बहुत अच्छी तैयारी की उनका नुकसान हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, मैं ये मानता हूं। हाँ बेटा, आप देखो 45 आउट ऑफ 45 बच्चों ने किए हैं, है ना। 45 आउट ऑफ 45 बच्चों ने किए हैं, आ रहे हैं बच्चों के नंबर से, है ना। हाँ, मैं आज पेपर आपसे सोच रहा था डिस्कस कर दूं, बट एक्चुअल में बेटा, हाँ एग्जैक्टली इंक्रीज होना चाहिए था। देखो शुड बी और जो हुआ है उसमें फर्क है ना। तो बहुत सारे हम लोग भी सोच रहे थे बेटा कि बहुत सारी चीजें, है ना, बहुत सारी चीजें ऐसी हो सकती थी जो कि और इंक्लूड की जाए, है ना, और इंक्लूड की जाए, बट इंक्लूड की नहीं गई। एक्चुअली आज एक प्रॉब्लम हो गई बेटा, मैं थोड़ा सा जो है ना पेपर, मैं कटिंग निकाल नहीं पाया उसकी, है ना, मैं पेपर की कटिंग्स निकाल नहीं पाया, वो क्वेश्चंस को मैं अरेंज नहीं कर पाया, दैट्स वाई मैं आज नहीं कर पाऊंगा। ठीक है ना। हम लोग अगली क्लास में कुछ क्वेश्चंस देख लेंगे और उसके नेक्स्ट में फिर बाकी बचे हुए क्वेश्चंस देख लेंगे। मैंने बताया बेटा 11 से सिर्फ 17 क्वेश्चंस थे, 28 क्वेश्चंस इज फ्रॉम क्लास 12। वेरी गुड यश, यशी, आराम से सेलेक्ट हो जाएगा बेटा, बट स्टेट पे भी डिपेंड करेगा कि कैसे कॉलेज मिलते हैं उसे। ठीक है ना, क्योंकि कुछ स्टेट के कट ऑफ जो है वो बहुत ऊपर जाने वाले हैं, है ना, ऐसे में स्टेट कट ऑफ ऊपर होगा। मैंने बोला बेटा क्लास 11 से 17 क्वेश्चंस थे, क्लास 12 से आपके पास 28 क्वेश्चंस थे। तो इस बार पेपर जो है ये अनबैलेंस्ड भी था, अदरवाइज 11 12 में पेपर बैलेंस्ड होता है। ठीक है, मैं आपको ये बोल रहा था बहुत इजी था बेटा, बहुत ही इजी पेपर था, आराम से फोड़ फाड़ किया जा सकता था। आप अगर पेपर देखोगे ना तो मैं सच बोलता हूँ, आप में से जितने बच्चे हैं अभी यहाँ पे, अगर उन्होंने 30 तक का सिलेबस कर रखा है, 32 क्वेश्चंस बनाने लायक, वो सारे निपटा देंगे। आपने रिवीजन किया है या नहीं किया है डजेंट मैटर। मैंने बोला बेटा सारे क्वेश्चंस डायरेक्टली डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड थे, कहीं पे बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना था। ठीक है प्रिया, कहीं पे दिमाग नहीं लगाना था ज्यादा, आराम से फॉर्मूले याद होते किए जा सकते थे क्वेश्चन। चलो तो अराउंड काफी टाइम हमारा भी निकल गया है, हम लोग अब स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। ठीक है ना। हाँ बेटा, लेकिन बेटा कंपटीशन बढ़ जाता है थोड़ा, आप इस बात को समझो। फिर ज्यादा अच्छी पढ़ाई करने का थोड़ा सा नुकसान हो जाता है, क्योंकि जब ज्यादा इजी क्वेश्चन आता है तो बहुत सारे मतलब बच्चे अच्छा करते हैं, जिससे कट ऑफ जो है वो हमेशा ऊपर चली जाती है ना। ओ सॉरी बेटा, सॉरी अभिलाषा, आई कंप्लीटली फॉरगेट बेटा, आई कंप्लीटली फॉरगेट, सॉरी। हाँ बेटा 1670 पे आप अंडर 100 तो नहीं, मतलब 100 के आसपास रैंक आ जाएगी, है ना। ऐसे इस बार 700 मार्क्स लाएंगे बच्चे, 700 तो आएगा मार्क्स बच्चों का। ठीक है, चलो फिर अब मैं स्टार्ट करता हूँ, पढ़ाई स्टार्ट करते हैं थोड़ा बहुत। ठीक है, तो आज मैं पेपर नहीं डिस्कस कर पा रहा हूँ क्योंकि आज मैं नहीं रख पाया उसे, है ना। अगले दिन कुछ क्वेश्चंस मैं निकाल लूंगा उससे। तब तक तो आपके पास भी पेपर्स हैं बेटा, आप भी उसे करने की कोशिश करना, खुद से भी कर सकते हो, ज्यादातर तो आप खुद ही निपटा दोगे, है ना। चलो तो मैं स्टार्ट करता हूँ बेटा, ठीक है ना। हाँ एग्जैक्टली एग्जैक्टली बेटा। चलो तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। लास्ट क्लास में मैंने, हाँ वेरी गुड समिता। चलो तो मैं अब स्टार्ट कर रहा हूँ बेटा, चलो अब बंद कर दो चैटिंग, है ना प्लीज। मैंने बेटा थर्सडे को बोला है, तो मैं वेडनेसडे को हो सकता है आपकी क्लास ले लूंगा, ठीक है ना।
आपका कोई वेडनेसडे को टेस्ट तो नहीं है ना? इज देयर एनी टेस्ट? नो, देन आई विल टेक क्लास ऑन वेडनेसडे, दैट्स फॉर श्योर, है ना? चलो तो स्टार्ट करते हैं बेटा, जिससे हम लोग जल्दी से इसे खत्म कर सकें इस चैप्टर को। आई गेव यू फ्यू क्वेश्चंस फॉर योर होमवर्क, है ना? कुछ क्वेश्चंस मैंने होमवर्क के लिए आपको दिए थे। आई एम स्टार्टिंग विद दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। मुझे पता है किसी ने घर पे तो किया नहीं होगा, है ना? तो आई एम स्टार्टिंग विद दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। मैंने आपको होमवर्क दिया था बेटा कि वी हैव अ करंट वर्सेस टाइम कर्व लाइक दिस। ये मेरे पास मान लो आई है, दिस वन इज बेसिकली टी, दिस वैल्यू इज आई नॉट, ये हमारे पास टी बाई टू है, एंड दिस वन इज बेसिकली टी। वी हैव टू फाइंड आई आर एम एस एंड आई एवरेज। IRMS and I average. These are the two things which we have to calculate. Now, how we can calculate these values बेटा? हम लोग कैसे इन वैल्यूज को निकाल सकते हैं? We are just discussing that. हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन करा दिया था? आई थिंक मैंने ये होमवर्क के लिए दिया होगा बेटा। करा दिया था? ओके, वही तो मुझे लग रहा है हिंट दिया होगा, मैंने ये कराया नहीं था, है ना? ओके ओके ओके, ठीक है, जल्दी से मैं 1 मिनट में करके निकलता हूँ। तो आई एवरेज की वैल्यू, इफ आई विल राइट द वैल्यू ऑफ आई एवरेज, इट कैन बी इजीली कैलकुलेटेड। बहुत आराम से निकाल सकते हैं। अगर हम फुल साइकिल में लिखें तो आंसर इज 0, इट इज 0। बट अगर हम आई एवरेज की वैल्यू यहाँ हाफ साइकिल में लिखें, एंड उसमें भी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बेटा फर्स्ट हाफ साइकिल, फर्स्ट हाफ साइकिल, then the answer is half multiplied by I naught into t by 2, और मैं इसे डिवाइड कर देता हूँ बेटा t by 2 से to get the result. So you will get I naught by 2 as your result. I hope the thing is clear, है ना? और अगर मैं यही I average सेकेंड हाफ साइकिल के लिए लिखूं तो फॉर सेकेंड हाफ साइकिल इट इज सिमिलर, बस क्या करना होगा, सिर्फ हमें एक माइनस साइन लगा देना होगा। आई विल राइट आई नॉट डिवाइडेड बाय 2 बट विथ नेगेटिव साइन। ओके, सो नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, दैट इज IRMS। देखो एक्चुअल में IRMS ही निकालना था यहाँ, और पहले वाले से मुझे बस आपको ये सिखाना था कि हाउ वी कैन यूज एरिया अंडर द कर्व। एरिया अंडर द कर्व को हम कैसे एवरेज वैल्यू को निकालने के लिए यूज में लेकर आ सकते हैं। होपफुली द थिंग इज क्लियर। सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल राइट द इक्वेशन, एंड द इक्वेशन इज, देखो y इज इक्वल टू mx जैसा इक्वेशन आप लिख सकते हो। y की जगह i है यहाँ, और हमारे पास x की जगह पे t है। सो आई एम only interested in the slope part. If I will get the slope, I can directly write the answer. Perpendicular is equal to I naught and the base is equal to t by 2. So the slope is 2 I naught divided by t. I will write 2 I naught divided by t multiplied by small t is the equation. ये हमारे पास किसका equation हो गया? This is the equation of I. Now come to the second part. That is the average one. तो मैं यहाँ पे निकालूंगा बेटा, सबसे पहले इसका स्क्वायर करोगे तो आएगा 4 I naught स्क्वायर बाई टी स्क्वायर इंटू स्मॉल टी स्क्वायर, 4 I naught स्क्वायर बाई टी बाई टी स्क्वायर इंटू स्मॉल टी स्क्वायर इंटू डी टी, एंड इंटीग्रेटेड फ्रॉम 0 टू t by 2 हियर। और ऐसे ही बेटा इसको इंटीग्रेट कहाँ करना होगा? t by 2 तक इन डिनोमिनेटर में, तो इसको तो डायरेक्टली t by 2 ही लिख ही देता हूँ। ओके, होपफुली दिस इज द आंसर। ओके, रिपीट कर दूं बेटा, इक्वेशन होता है y इज इक्वल टू mx। अगर मैं इस लाइन की बात करूं तो here instead of y I am taking I, instead of x I am taking t, और m की जगह पे बेटा स्लोप लिखना है। स्लोप इज परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, परपेंडिकुलर इज I naught एंड बेस इज t by 2। ओके, डन। चलो तो मैं अब आगे लेकर आता हूँ। तो नाउ आई हैव टू इंटीग्रेट दिस वन।
तो मैं इसको इंटीग्रेट करता तो आई विल गेट 4 आई नॉट स्क्वायर बाई टी स्क्वायर इंटू टी क्यू divided by 3, sorry, tq divided by 3, and just put the value from 0 to t by 2. यहाँ बेटा अगर मैं इस पूरे को डिवाइड करूंगा t by 2 से और उसके बाद क्या करना होगा, एक रूट साइन लगा देना होगा, आई विल गेट द रिजल्ट। ओके बेटा, प्रिया आपके क्वेश्चन को मैं बता देता हूं, है ना। हाफ साइकिल इसलिए लिया क्योंकि आरएमएस क्या है बेटा, स्क्वायर करने पे वैल्यू आती है। तो मैं जिस समय बेटा पावर को इक्वेट कर रहा हूं, मैं टाइम को 0 से कैपिटल टी तक ना लेकर अगर 0 से t by 2 तक ही ले लूं, कोई फर्क पड़ेगा क्या? तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग इक्विवेलेंट वैल्यू निकाल रहे हैं। किसके लिए? इक्विवेलेंट वैल्यू निकाल रहे हैं डीसी करंट की। तो आपका बिल्कुल कहना सही है, वी शुड टेक द फुल साइकिल। मुझे पूरे साइकिल को लेने से क्या होता है? अच्छा, आप अभी भी नहीं समझ पाए। मैंने बोला बेटा कि पावर आप निकालते हो ना, आप पावर इक्वेट करते हो। आरएमएस का बेसिक डेफिनेशन क्या है कि हम लोग इक्विवेलेंट पावर कंज्यूम वाले करंट को लेते हैं, यही है। दोनों जगह पे कुछ ना कुछ टाइम कंजप्शन होगा ना, अगर हम इसको पावर कैलकुलेट करने में लगे हैं तो। आई एम जस्ट टेकिंग टाइम 0 to t by 2 ओनली, बिकॉज ग्राफ का नेचर जो है वो सेम है। ग्राफ का नेचर अगर अलग अलग होता ना, एक स्ट्रेट लाइन था, दूसरा बिल्कुल फ्लैट होता, वैसे केस में हमें देखना पड़ता। यहाँ तो देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसा ऊपर के हाफ साइकिल में होगा वैसा ही नीचे के हाफ साइकिल में होगा। और स्क्वायर अगर हम स्क्वायर करते हैं तो -1 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर दोनों जगह पे हमारे पास सेम आंसर आएगा। दैट्स व्हाई वी कैन टेक फॉर 0 to t by 2। ओके, चलो तो मैं अब इसको इंटीग्रेट कर देता हूं, वैल्यूज पुट करेंगे तो वी विल गेट 4 आई नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर इंटू टी क्यू डिवाइडेड बाई 8 इंटू 3। ओके, और t by 2 को भी रीअरेंज करेंगे तो 2 by 8 हो जाएगा। ये हमारे पास कैंसिल आउट हो गया, tq से tq कट गया, आंसर आ गया बेटा हमारे पास आई नॉट डिवाइडेड बाई √3। क्या आप में से किसी का आंसर ही आया था बेटा? आप में से किसी का आंसर आया था क्या ये? ओके समिका, वेरी गुड बेटा। हाँ बोलो अपूर्वा, प्लीज हेल्प मी बेटा, इज देयर एनी प्रॉब्लम? इज देयर एनी प्रॉब्लम? चलो तो ये हमारे पास बेटा पहला क्वेश्चन था, इसको जल्दी निपटाते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो आई एम टेकिंग यू टू द नेक्स्ट पार्ट। इन योर पैकेज देयर आर 2 more functions beta which is already given. One is half wave rectifier and the second one is for full wave rectifier. Please beta read those two also. If you have any problem, please give me a snapshot of that. I will explain you in the forum. Okay? I hope the thing is clear. I told you a simple thing. If you have any problem, page number, please beta, I don't remember the page number. Please, if you want to see, just beta go through the package. There is a page in which there are 4 or 5 functions. अलग अलग 4 और 5 functions हैं जिनको explain किया गया। Hopefully the thing is clear. हाँ बेटा, level 2 में होगा। तो चले आगे यहाँ से। कोई नहीं, हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर है, कोई बहुत खतरनाक सी बात नहीं है। एक हमारे पास ये हो गया बेटा, इस तरह का वेव फंक्शन है, इसे हाफ वेव रेक्टिफायर कहते हैं। एंड द सेकेंड वन इज दिस टाइप ऑफ फंक्शन, इसे हम लोग फुल वेव रेक्टिफायर कहते हैं, है ना। तो इन दोनों को आप एक बार देख लेना, अगर कहीं प्रॉब्लम हो यू कैन आस्क, आप पूछ सकते हो। लेकिन बेटा मैं जनरली देखता हूँ, अगर मैं होमवर्क देता हूँ आप लोग इंटरेस्टेड होते नहीं हो, तो प्लीज बेटा इसे करके देखना। काम का चीज है बेटा, बच्चे मिस करते हैं, नुकसान होता है, इसलिए प्लीज देख लेना एक बार, ठीक है। RMS वैल्यू सेम फॉर बोथ 0 to t by 2 to 0 नॉट बेटा, t by 2 to t भी सेम होगा। आप फंक्शन लिखना, उसको भी सॉल्व करना आएगा, बट फंक्शन ही डिफिकल्ट होगा।
तो उसको इंटीग्रेट करना फिर सॉल्व करके आंसर निकालना इज अ टफ टास्क, दैट्स व्हाई आई एम इग्नोरिंग दैट, है ना। उसे उसे सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल होगा, दैट्स व्हाई आई एम इग्नोरिंग। ओके, सो हम लोग हमेशा कैलकुलेशन को इजी बना के रखेंगे जिससे हमें आसानी से आंसर तक पहुंचा जा सके। नहीं बेटा, फिर अभी आप लगता है, देखो बेटा आप या तो मतलब जिस समय क्वेश्चन पे फंसो वहां पे पूरा फंसो, अब उससे बाहर निकलने के बाद यस बोलने के बाद फिर से सेम डाउट। चलो मैं आपको ये बता रहा था कि बेटा मैं हाफ साइकिल में जो आंसर निकाल रहा हूँ आरएमएस के लिए, मैं फुल साइकिल के लिए भी सेम आंसर दे सकता हूँ। और आपको ऐसा वेरीफाई करना है, यू कैन इजिली वेरीफाई फॉर आई नॉट साइन ओमेगा टी, आप उसके लिए चेक करके देख लेंगे कि आप 0 से t/2 तक लो, 0 से t तक लो, इन बोथ द केसेस यू विल गेट द सेम वैल्यू ऑफ आरएमएस। ओके, नाउ इट्स फाइन। तो आरएमएस वैल्यू निकालते समय इस बात को कंसीडर करने की नीड नहीं है कि हम फुल साइकिल को लें। जब एवरेज निकाल रहे हैं तो एक पूरा साइकिल देखना होगा, लेकिन ये डीसी इक्विवेलेंट है, इसके लिए हमें फुल साइकिल को देखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। चलो मैं अब आगे बढ़ाता हूं, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा हमारा एक मेजर पोर्शन क्लियर होता है। मैं आपको यहाँ से सेकेंड पोर्शन की तरफ लेकर चलता हूँ, वेयर आई विल गिव यू फ्यू इंफॉर्मेशंस about purely resistive circuit, purely capacitive circuit, purely inductive circuit, and after that their combinations. It means बेटा अगर कैपेसिटर और इंडक्टर दोनों लगे हो, कैपेसिटर रेजिस्टर लगे हो, रेजिस्टेंस और इंडक्टर लगा हो, तीनों के तीनों लगे हो, इनके बारे में हम लोग बात करके देखेंगे। कुछ पढ़ाया नहीं था बेटा, मैं बस प्रिया का एक डाउट था वो क्लियर कर रहा था कि आरएमएस जब हम निकाल रहे हैं तो हाफ साइकिल के लिए निकालें या फुल साइकिल के लिए निकालें, द आंसर विल बी सेम इफ फंक्शन सेम है हमारा, अगर हमारा एक तरह का फंक्शन हमें गिवन है देन। ओके, होपफुली द थिंग इज क्लियर। सो नाउ आई एम टेकिंग यू टू द नेक्स्ट पार्ट, मैं अब यहां से आगे लेकर चलता हूं। तो आई एम स्टार्टिंग विद द फर्स्ट थिंग दैट इज फेजर डायग्राम। बट बिफोर फेजर डायग्राम मैं आपको बेटा पहले एक चीज समझाता हूं, if we have a purely resistive circuit, how we can write the equations, ठीक है। तो I am starting with okay, but मैं बेटा एक पॉइंट और ऐड कराना चाहूंगा, आपके पैकेज में नहीं होगा अभी, थोड़ा आगे चल के होगा, बट आई एम एडिंग दैट पर्टिकुलर पॉइंट हियर। ओके, मैं आपको सिखाना चाह रहा हूं बेटा पावर, है ना। सर बट हियर इफ वी इंटीग्रेट द इक्वेशन फ्रॉम, बेटा यहाँ कैसे करोगे इंटीग्रेट, यहाँ तो फंक्शन ही अलग है ना, यहाँ तो आपको इसके लिए फिर से इक्वेशन लिखना पड़ेगा, यू हैव टू राइट द इक्वेशन। ओके साक्षी, इसका इक्वेशन ये नहीं है ना, इसका इक्वेशन तो चेंज हो गया। नाउ यू हैव टू राइट द इंटरसेप्ट, स्लोप, ऑल थिंग्स यू हैव टू इनकॉर्पोरेट। तो कॉम्प्लिकेटेड होगा, मैं तो यही बता रहा हूं आपको कि अगर आप पूरे साइकिल में निकालने लगे तो कॉम्प्लिकेट हो जाएगा क्वेश्चन। फॉर दैट ईज आंसर तो सेम ही आना है, ये बात श्योर है। अगर आप नहीं निकाल पा रहे हो तो कहीं पे गड़बड़ हो रही है। हम लोग आंसर सेम ही निकाल पाएंगे, आंसर सेम आएगा, दैट्स वाई हम लोग आधे को कर ले तो काम चल जाएगा। चलो, तो नाउ आई एम स्टार्टिंग विथ द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट दैट इज पावर एंड पावर फैक्टर। क्या होता है बेटा, इसको समझते हैं, है ना। तो मैं सबसे पहले लिख रहा हूं बेटा P की वैल्यू, P को आराम से हम लोग V इंटू आई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना। V को हम लोग क्या लिखते हैं, इट इज V नॉट साइन ओमेगा टी, और यहाँ बेटा मैं I को इससे थोड़ा सा डिफरेंट फेज में मान लेता हूं, एंड आई एम राइटिंग साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। इन दोनों के बीच में कुछ छोटा सा फेज डिफरेंस है, आई एम जस्ट टेकिंग दैट फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस का मतलब थोड़ा आगे चल के समझेंगे। ऐसे अगर आप लोग वेव्स पढ़े हो क्लास 11th में, यू ऑलरेडी नो अबाउट फेज। फेज इज बेसिकली द एंगल जो कि बेटा आप साइन के आगे इनकॉर्पोरेट करते हो। ये हमें बस ये बताने के काम आता है कि हम लोग जो वेव को मूव करा रहे हैं
तो वो कितना एंगल सबटेंड कर पा रहा है। अगर हम उसके प्रोजेक्शन की बात करें तो वो कितना एंगल सबटेंड कर रहा है। आपको अगर नहीं समझ में आया कोई बात नहीं है, आई विल टेक इट आफ्टर 5 मिनट्स। जब मैं आपको फेजर डायग्राम बताऊंगा वहां पे ये बात क्लियर हो जाएगी, है ना। अभी आप इतना याद रखो कि हमारे पास एक फंक्शन अगर v में sin ओमेगा t गिवन है, the second one is basically sin omega t plus 5. It may be possible the value of phi is equal to 0. Now multiply these two. You will get v naught into I naught. और आप बताओ बेटा sin a sin b को आप क्या लिख सकते हो? What you can write for sin a sin b? मैं यहाँ पे लिखना चाहता तो लिखता cos a minus b plus cos a plus b, सॉरी मुझे माइनस साइन लेना चाहिए था, माइनस cos a plus b डिवाइडेड बाई 2। क्या इस बात से आप अग्री करते हो? यू कैन राइट इन दिस वे। तो मैं इसी वे को यहाँ यूज कर रहा हूँ। तो आई एम टेकिंग फर्स्ट ओमेगा टी प्लस 5, इन दोनों को मैं सबट्रैक्ट करके यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो आई एम राइटिंग cos 5 हियर। दूसरा जो फंक्शन है माइनस साइन के साथ, उसे मैं ले रहा हूं बेटा माइनस cos, इन दोनों को ऐड करेंगे तो वी विल गेट 2 ओमेगा टी प्लस 5 एंड द होल वन इज डिवाइडेड बाई 2। आई होप द थिंग इज क्लियर। मैंने क्या किया, एक बार दोनों को माइनस कर दिया। आप माइनस प्लस में ये मत सोचना कि सर ने ओमेगा टी में से ओमेगा टी प्लस 5 को क्यों नहीं किया, इससे क्यों किया। आपको जो करना हो कर सकते हो। मैंने एक बार इन दोनों को जोड़ा है, एक बार इन दोनों को माइनस किया है और एक माइनस साइन के साथ यहाँ पुट अप कर दिया। क्या इस पॉइंट तक कोई दिक्कत है? इज देयर एनी प्रॉब्लम? नो। तो मैं यहाँ से आता हूँ नेक्स्ट पॉइंट पे। अगर मैं इस पावर का एवरेज निकालूं बेटा, इफ आई वांट टू राइट द एवरेज ऑफ दिस वैल्यू, सबसे पहले इस v नॉट आई नॉट बाई 2 को तो बाहर निकाल लूंगा। मैं पहला एवरेज लिखूंगा cos 5 का एंड द सेकेंड एवरेज इज ऑफ cos 2 ओमेगा टी प्लस 5। आप बच्चों मुझे एक आंसर छोटा सा है, जल्दी से इसका आंसर करना। अगर मैं इसका एवरेज निकालूं, इट इज अ कांस्टेंट वैल्यू। 5 क्या है? एक कांस्टेंट वैल्यू है, इसका तो एवरेज चेंज होना नहीं है, यही आंसर आ जाना है। बट द एवरेज ऑफ दिस वैल्यू cos ओमेगा टी का एवरेज फुल साइकिल में मैंने आपको सिखाया है क्या होता है बेटा, इट इज ऑलवेज इक्वल टू 0। दैट्स व्हाई यू शुड राइट द एवरेज वैल्यू ऑफ P average is V naught I naught cos 5 divided by 2। क्या इसे हम लोग आराम से P average लिख सकते हैं? यहाँ जो क्वांटिटी निकल कर आई है बेटा, दिस क्वांटिटी इज बेसिकली नोन एज पावर फैक्टर। ये जो cos 5 का टर्म है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? पावर फैक्टर के नाम से जानते हैं। एंड इफ आई वांट टू चेंज द फॉर्मूला, फॉर्मूले को चेंज करके हम लोग VRMS इंटू IRMS मल्टीप्लाइड बाई cos 5 के टर्म में से लिख सकते हैं। वी हैव दीज टू फॉर्मूलाज। आई होप द थिंग आर क्लियर। वी कैन डू एज PI स्क्वायर R। नहीं बेटा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फिर देखो किसी भी चीज को जब डेराइव करते हैं ना, तो डेरिवेशन का एक प्रॉपर वे होता है। डेरिवेशन आप किसी भी तरह से नहीं कर सकते, है ना। दिस इज द वे। हाँ बेटा, ये जो स्टेप्स हैं दीज आर फिक्स्ड, तो आपको इन स्टेप्स को ही फॉलो करना होगा, देन ओनली यू कैन गेट द रिजल्ट। सर एज वी कैन डू लास्ट स्टेप नॉट गॉट। लास्ट स्टेप मींस VRMS वाला। आयुर्वेदिक ये VRMS वाला। Okay बेटा, actually we already know that VRMS is nothing but V naught divided by √2। सब लोग जानते हैं। IRMS is nothing but I naught divided by √2। क्या ये भी जानते हैं? आप देखो बेटा, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड में हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिखा है? लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है V naught I naught by 2। देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे मिल जाएगा। और ऐसे ही बेटा VRMS IRMS में आप इसे कन्वर्ट कर सकते हो। कन्वर्ट करोगे तो ये आराम से VRMS into IRMS बन जाएगा, है ना। डन है क्या बच्चों? ओके, सो नाउ आई एम टेकिंग यू टू द नेक्स्ट पार्ट।
टिल नाउ द थिंग्स आर क्लियर? ओके बच्चों, नाउ अटेंडेंस इज वेरी गुड और मैं बहुत खुश हो रहा हूँ आपके इस अटेंडेंस को देखकर। प्लीज बेटा, मैं आपको बोल दूं, अगर मेरे नोट्स को उठाकर देखोगे, तो नीट के कम से कम 30 से 35 क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको नोट्स से। प्लीज नोट्स पे ध्यान दो, क्लास अटेंड करो अटेंटिवली, है ना? ये बहुत फायदा करेगा आपको। आपको अभी फील नहीं हो रहा है, मैंने जिनको क्रैश कोर्स पढ़ाया है, दे आर मैसेजिंग मी इन द फोरम दैट सर हमने बहुत अच्छा स्कोर किया बिकॉज हमारे नोट से डायरेक्ट क्वेश्चंस आए थे। और आपको लगता है कि आप बस आए, ऑनलाइन हुए, भाग गए, इससे अच्छा स्कोर हो जाएगा। नहीं बेटा, प्लीज क्लास में अटेंटिव रहो, क्लास अटेंड करो, चीजें आधी ऐसे ही हो जाएंगी, बिना बहुत ज्यादा मेहनत किए आराम से चीजें बहुत अच्छी बन जाएंगी। चलो मैं यहां से आगे बढ़ाता हूं। cos 2 ओमेगा, नहीं बेटा, ये कैसे ओपन होगा आप बताओ? cos 2 ओमेगा t प्लस 5 को ओपन करके कोई फायदा नहीं था बाकी, दैट्स व्हाई वी नीड नॉट टू टेक दैट, क्योंकि हम जानते हैं अगर हम एवरेज वैल्यू निकाल रहे हैं तो ओपन करके फिर क्या करेंगे, उसका कोई फायदा तो है नहीं। अभी तो जस्ट उसे मैंने क्या किया है, अभी जस्ट मैंने उसे कंबाइन करके एक ऑलरेडी वैल्यू दी है, मैंने पहले उसे जोड़ा, अब फिर मैं तोड़ रहा हूं, इसका तो कोई मीनिंग है नहीं, है ना? तो हमने ये प्रोसेस ही किया है इसलिए कि हम आसानी से एवरेज निकाल के एक पोर्शन को इग्नोर कर सके, दूसरे को अपने सोल्यूशन में इंक्लूड कर सके। ओके, गलत की बात, एक्चुअली में फॉर्मूला भी गलत है ये, है ना? ये फॉर्मूला गलत है। cos a plus b is cos a cos b minus sin a sin b। ओके, दिस इज द बेसिक फॉर्मूला, ये गलत है फॉर्मूला। चलो फिर आगे बढ़ाता हूं मैं, तो मैं यहाँ से नेक्स्ट पोर्शन की तरफ आपको लेकर चलता हूँ बेटा। आई होप द थिंग्स आर क्लियर। नाउ आई एम स्टार्टिंग विथ प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। प्योरली रेजिस्टिव मींस in the circuit we have only the source and the resistance, nothing else. Try to understand, I am just talking about purely resistive circuit। ठीक है, ध्यान से देखते हैं। Someone is raised his hand. Priya, do you have any problem? ले लो बेटा नेगेटिव, cos माइनस थीटा की वैल्यू cos थीटा ही होती है। ओके, cos माइनस थीटा की वैल्यू cos थीटा ही होती है। आई एम जस्ट राइटिंग प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। ओके, ध्यान से देखते हैं। वी हैव अ रेजिस्टेंस एंड द सोर्स इज कनेक्टेड विथ इट। ओके, हमने क्या किया, एक रेजिस्टेंस लिया है और एक सोर्स को कनेक्ट किया है। Yet this V is basically V naught sin omega t। अब हम लोग इससे स्टार्ट कर रहे हैं, है ना? हम लोग अब इससे स्टार्ट कर रहे हैं, ध्यान से समझते हैं। इस सर्किट पे सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस है, तो अगर मैं यहाँ किरचॉफ लॉ लगा दूं बेटा, एंड आफ्टर अप्लाइंग द किरचॉफ्स लॉ, इफ आई विल राइट हियर द वैल्यू ऑफ करंट, मैं उससे करंट की वैल्यू निकालना चाहूँ, तो हाउ आई विल राइट, मैं लिखता हूँ यहाँ पे V नॉट sin omega t minus IR is equal to 0. So this I is equal to V naught sin omega t divided by R, and this V naught by R can be written as I naught. That's why I can write I naught sin omega t। क्या आराम से लिखा जा सकता है? मीन्स अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट यहाँ से स्टार्ट करता तो सेकेंड पॉइंट में मैं आराम से यहाँ लिख सकता हूँ बेटा, इफ V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी, देन फॉर रेजिस्टेंस I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी। और इसको थोड़ा बेटर वे में समझने के लिए कि सिर्फ मैं रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूँ,
आई एम जस्ट यूजिंग अ सबस्क्रिप्ट आर हियर। आर से मैं ये बताना चाह रहा हूं बेटा कि वी आर टॉकिंग अबाउट द वोल्टेज which is associated with the purely resistive circuit, and IR means the current which is associated with the purely resistive circuit. I hope the things are clear. क्या ये दो पॉइंट्स क्लियर है? अब देखो, क्या यहाँ पे इन दोनों के फेज में किसी तरह का आपको डिफरेंस दिखाई दिया है? आंसर इज नो। दैट्स व्हाई एज अ थर्ड पॉइंट आई विल राइट here phi is equal to 0 degree. That's why as a fourth point I can write power factor जो यहाँ पे होगा हमारे पास, इस power factor cos phi is equal to 1. मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा बेटा इसकी वैल्यू को? cos phi is equal to 1. I hope this thing is clear. क्या बच्चों ये पॉइंट आपको क्लियर है? नहीं क्लियर है? हाँ, मैंने बोला बेटा ओमेगा टी माइनस करोगे वैल्यू इज 0। मैंने बेटा आर बस लिखा है यहाँ पे बेटा सबस्क्रिप्ट, कि आप समझ सको कि मैं सिर्फ रेजिस्टिव सर्किट की बात कर रहा हूँ, है ना। पॉइंट नंबर थ्री में मैंने बोला कि फेज डिफरेंस क्या होता है? फाई क्या है हमारा? हमारे इन दोनों के फेज का डिफरेंस है, जो हमारा करंट है और जो वोल्टेज है, बट हियर बोथ आर इन द सेम फेज। That's why I am writing phi is equal to 0 degree. क्या लिखा है बेटा पैकेज में, मुझे थोड़ा वो भी बता दें। चलो मत करो बदमाशी, यही है बेटा, आगे बढ़ते हैं अभी, है ना, और कुछ हो नहीं सकता, there is nothing, so प्लीज आगे बढ़ते हैं, है ना। चलो, तो मैंने बोला बेटा फोर्थ पॉइंट इज पावर फैक्टर, और इसे आप आराम से इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो। नाउ आई एम टेकिंग यू टू द फिफ्थ पॉइंट ये है कि अगर मैं यहाँ पे करंट को और वोल्टेज को रिप्रेजेंट करना चाहूं ग्राफिकली, तो अगर हम वोल्टेज के रिप्रेजेंटेशन को कुछ इस तरह से दिखाते हैं, दिस वन इज V नॉट, हियर यू कैन राइट दिस वन इज बेसिकली T/2, दिस वन इज T, है ना। तो यहां अगर हम लोग करंट को रिप्रेजेंट करें तो करंट विल आल्सो लुक लाइक सेम, क्योंकि दोनों जगह पे हमें सेम साइनोसोडल कर्व जो है वो देखने को मिल रहा है। क्या ये लिखने में कोई परेशानी है? वी कैन इजीली राइट दिस वन, दोनों के दोनों क्या है? साइनोसोडल कर्व है। दैट्स व्हाई यहाँ भी बेटा साइन का सेम फंक्शन होगा जो कि नीचे हमने आई के लिए यहाँ पे लेकर रखा है। नाउ कम टू द सिक्स्थ पॉइंट, और सिक्स्थ पॉइंट, हाँ बेटा दे आर इन द सेम प्लेन। सिक्स्थ पॉइंट है हमारा फेजर डायग्राम को लेकर। तो जब तक हम फेजर डायग्राम ये समझेंगे नहीं कि होता क्या है, उसे ड्रॉ करना मुश्किल होगा। तो आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग व्हाट इज फेजर डायग्राम एंड हाउ वी कैन ड्रॉ द फेजर डायग्राम। ओके, तो मैं यहाँ पे ध्यान से देखते हैं बेटा, मैं फेजर डायग्राम को यहाँ पे ड्रॉ करके आपको दिखाता हूँ। फेजर डायग्राम को समझने की कोशिश करो। फेजर, हाँ बेटा 2 मिनट टाइम देगी तब समझ में आएगा ना, ठीक है। तो एक्चुअली बेटा फेजर डायग्राम इज नथिंग बट वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ वोल्टेज एंड करंट। ये है क्या? वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है हमारे वोल्टेज और करंट का। इन दोनों को अगर मैं वेक्टर फॉर्म में दिखाना चाहूँ, एक्चुअली तो ये वेक्टर होते नहीं है, बट अगर मैं इनको वेक्टर फॉर्म में दिखाना चाहूँ तो हाउ आई कैन रिप्रेजेंट इट इनटू द वेक्टर फॉर्म, इसे हम लोग फेजर डायग्राम से समझते हैं, ठीक है। फेजर डायग्राम में हम लोग इसके एम्पलीट्यूड के बराबर, मींस वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू के बराबर या करंट की मैक्सिमम वैल्यू के बराबर एक वेक्टर को अज्यूम करते हैं, और जो हमारे पास बेटा फेज है दैट इज ओमेगा टी, हम ओमेगा टी से, ओमेगा की एंगुलर वेलोसिटी से उस वेक्टर को रोटेट करना स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप ओमेगा से उसे रोटेट करोगे तो किसी टी टाइम में क्या वो ओमेगा टी एंगल ट्रेवल करेगा? तो हम लोग उसे रिप्रेजेंट करेंगे बेटा ओमेगा टी को ट्रेवल करने के बाद, एंड आफ्टर दैट आई एम जस्ट टेकिंग इट्स वाई एक्सिस पे इसका हम लोग सिंपल वे में प्रोजेक्शन कंसीडर करते हैं। आफ्टर दैट वी आर कंसीडरिंग द प्रोजेक्शन ऑफ voltage and current on the y axis,
मैं इसे दिखाता हूं आपको तो हो सकता है दिमाग में ज्यादा क्लियरिटी आएगी। आई एम जस्ट शोइंग यू बेटा, और फिर इन सारे पॉइंट्स को मैं लिखा भी दूंगा आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम जस्ट शोइंग यू, मान लेते हैं मेरे पास मान लो बेटा ये हमारा एक्स एक्सिस है, दिस वन इज बेसिकली वाई एक्सिस। ओके, एंड एज आई टोल्ड यू, मैं सबसे पहले यहाँ क्या करने जा रहा हूं, फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट अ मिनट बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्या किया, आई एम जस्ट ड्रॉइंग अ स्ट्रेट लाइन लाइक दिस। मैंने सबसे पहला क्या किया बेटा, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया। इसको आप चाहो तो वी नॉट मानना चाहो वी नॉट मान लो, आप इसको आई नॉट मानना चाहो आप आई नॉट मान लो। इट इज रोटेटेड बाय एन एंगल ऑफ ओमेगा टी, इसको आप थीटा लिख सकते हो। मैं बोल रहा हूं कि अगर मैं इसका प्रोजेक्शन लेता हूं वाई एक्सिस के ऊपर, तो क्या इस प्रोजेक्शन की लेंथ को, जो लेंथ मेरे पास आया है बेटा, इस लेंथ को मैं वी नॉट साइन ओमेगा टी और आई नॉट साइन ओमेगा टी कह सकता हूं क्या? यस और नो? तो मैंने बोला बेटा फेजर डायग्राम क्या है, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है वोल्टेज के लिए, करंट के लिए। हम एक वेक्टर मानते हैं, उसे ओमेगा की एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करते हैं, देन जो वेक्टर हमारा पोजीशन अक्वायर करता है उससे हम लोग एक सिंपल सा बेटा y एक्सिस पे उसका हम प्रोजेक्शन कैलकुलेट करते हैं, एंड दिस प्रोजेक्शन इज बेसिकली कंसीडर्ड एज द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वोल्टेज और द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट। ये क्या बताते हैं, ये हमें इंस्टेंटेनियस वैल्यू हमारे वोल्टेज के और इंस्टेंटेनियस वैल्यू हमारे करंट के हमें रिप्रेजेंट करते हैं। तो दीज आर द थिंग्स व्हिच यू हैव टू रिमेंबर। तो आई एम जस्ट राइटिंग ऑल दोस थिंग्स वन बाय वन। क्या आपको ये बात समझ में आया? पिंक, हाँ बेटा पिंक में ये प्रोजेक्शन है हमारा, ये पूरा का पूरा जो है बेटा दिस इज प्रोजेक्शन बेसिकली, है ना, ये लाइन जो हमने रिप्रेजेंट की है। क्या ये पूरा पॉइंट आपको क्लियर है बेटा? तो क्या मैं इसके डेफिनेशन को लिखा दूं आपको? सबसे पहले मैं लिखना शुरू करता हूं, आई एम राइटिंग इट्स डेफिनेशन। टू रिप्रेजेंट voltage and current in AC circuit, in AC circuit the notion of phasor is used. The notion of phasor is used. Okay, it is phasor is basically a vector which will rotate with the angular velocity of omega. Okay, and the last point, its projection on y axis will represent the instantaneous value. बच्चों मुझे ऐसा लगता है कि इट इज सफिशिएंट फॉर यू। क्या इतने से आप चीजों को समझ सकते हो? जितनी बातें मैंने बताई, आई ऑलरेडी राइट ऑल दोस थिंग्स हियर, मैंने सबको लिख भी दिया है यहाँ पे। आप चाहो तो इसको आराम से समझ सकते हो। इसकी जो पूरी की पूरी लेंथ है बेटा, दिस वन इज इट्स पीक वैल्यू। ये क्या है हमारे पास, इसकी पीक वैल्यू है।
और ये दोनों जो वैल्यूज आपने लिखी हैं, दीज वैल्यूज आर बेसिकली इंस्टैंटेनियस वैल्यूज, दीज आर इंस्टैंटेनियस वैल्यूज। तो अब जो मैंने प्योरली रजिस्टिव ओमेगा टी इज बेसिकली फेज एंगल, दिस ओमेगा टी इज फेज एंगल। ओके डन। बेटा अगर आप v के लिए ले रहे हो तो v नॉट इज पीक वैल्यू, एंड इफ यू आर टेकिंग फॉर i देन i नॉट इज पीक वैल्यू। ओके वंशिका, और अगर दोनों के दोनों ले रहे हो, नोशन, नोशन का मतलब होता है इसका मैं हिंदी मीनिंग अब क्या बोलूं, नोशन का मीनिंग है बेटा मैं इसके थ्रू किसी चीज को एक्सप्लेन करना चाहता हूं, है ना, इसके थ्रू हम लोग किसी चीज को एक्सप्लेन करना चाहते हैं। ओके हाँ बेटा, प्रोजेक्शन वही होता है, बट वी आर ओनली इंटरेस्टेड इन y प्रोजेक्शन ऑन y एक्सिस, दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग हियर ऑल द टर्म्स इन sin ओमेगा t फॉर्म, नॉट इन द फॉर्म ऑफ cos ओमेगा t। हाँ वही बोला बेटा, इसके हेल्प से हम एक्सप्लेन कर रहे हैं किसी चीज को, ठीक है ना। तो आगे बढ़ सकता हूँ अब मैं, तो अब मैं आ जाता हूँ बेटा वापस से यहाँ, जो मैं पिछला कॉन्सेप्ट आपको सिखा रहा था इसके 6th पॉइंट पे आपको लेकर चलता हूँ। तो आई एम जस्ट रिप्रेजेंटिंग बेटा, मैं यहाँ पे फेजर डायग्राम को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो इस जगह अगर मैं फेजर डायग्राम को रिप्रेजेंट करता तो हाउ आई विल रिप्रेजेंट, जस्ट ध्यान से देखो बेटा, समझते हैं इसे। वाई बेटा, वाई हर चीज का नहीं होता ना, यहाँ हम लोग रिप्रेजेंट करने के लिए हमारा इक्वेशन साइन के फॉर्म में है, तो वी आर इंटरेस्टेड इन ओनली दिस प्रोजेक्शन विच इज ऑन वाई एक्सिस, क्योंकि वही साइन फॉर्म में आएगा। हम लोग अगर एक्स एक्सिस पे लेंगे तो इट इज इन कॉस फॉर्म। डन। तो हम लोग इसलिए यहाँ पे साइन फॉर्म वाले को कंसीडर करते हैं। मान लो मेरे पास ये एक्सिस गिवन है और दो वैल्यूज में ले रहा हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम टेकिंग वी नॉट हियर, वी नॉट अगर ये ओमेगा टी एंगल से घुमा है, इट्स वाई प्रोजेक्शन इज वी नॉट साइन ओमेगा टी। अब आप बच्चों मुझे बताओ, अगर मुझे यहाँ पे आई को रिप्रेजेंट करना हो, क्या मैं इसी के साथ साथ आई को भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ? शुड आई रिप्रेजेंट आई इन द सेम वे, है ना? तो आई भी यहीं पे हो जाएगा बेटा, एंड दिस लेंथ इज बेसिकली आई नॉट साइन ओमेगा टी। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर इनमें से कौन सा बड़ा कौन सा छोटा होगा। मैं बोलता हूँ कोई सा भी बड़ा कोई सा छोटा हो सकता है। आर की वैल्यू लेस देन, अगर लेस देन हमारी 1 हुई तो वैसे केस में क्या होगा, लेस देन अगर 1 हुई तो वैसे केस में मेरा आई बड़ा हो जाएगा, और अगर बेटा ग्रेटर देन 1 हुआ तो वैसे केस में हमारा वी बड़ा हो जाएगा। तो इट इज क्वाइट सिंपल। तो इसके लिए कोई चीज रट के नहीं रखने का है, जो वैल्यूज जैसी हो अकॉर्डिंगली हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, है ना। हाँ बेटा यहाँ तो सेम होगा अगर हम प्योरली रजिस्टिव की बात कर रहे हैं तो, है ना। एज आई टोल्ड यू बोथ हैव सेम फेज, दोनों के दोनों सेम फेज में है, इसलिए दोनों को आपको एक ही लाइन में दिखाना पड़ेगा। हम लोग बेटा जनरली लेकिन इसे दिखाते नहीं है ऐसे। हम लोग दिखाने के लिए जानते हो कौन सा तरीका यूज करते हैं? हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, मतलब इस पूरे एक्सिस को रोटेट कर देते हैं। मान लेते हैं कि ये हमारे पास हमारा आई आर है, और यहीं पे बेटा एक और लाइन हम लोग ड्रॉ कर देते हैं, सेम इसी लाइन को आगे बढ़ा देते हैं, बोलते हैं ये हमारे पास वी है। क्या आपकी बात समझ में आ गई? मैं इस लाइन को न रिप्रेजेंट करके हल्का सा इसे घुमा दूंगा, और यहाँ पे बिल्कुल हॉरिजॉन्टल के साथ, हॉरिजॉन्टल में इस लाइन को ड्रॉ कर दूंगा, मैं बोलूंगा ये हमारा फेज लाइन है। इट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज द फेज लाइन। होपफुली द थिंग इज क्लियर। बेटा आहारवितिक, जस्ट अभी मैंने क्या बोला कि आई की वैल्यू v बाई आर होती है, तो r अगर 1 से छोटा हुआ तो i बड़ा होगा, और अगर अगर r हमारा 1 से बड़ा हुआ देन वैसे केस में i छोटा होगा। तो मैंने अभी छोटा दिखा दिया, अब दोनों एक साथ तो दिखा नहीं सकता, है ना, तो एक कोई ना कोई तो लेना है ना। चलो तो आगे बढ़ते हैं। आई एम टेकिंग यू टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज कैपेसिटिव, प्योरली कैपेसिटिव सर्किट।
बहुत छोटा सा डेरिवेशन है, डेरिवेशन के साथ इसको समझते हैं, है ना। ये मान लो हमारे पास कैपेसिटर है एंड हियर वी हैव अ सोर्स। हम अज्यूम कर लेते हैं बेटा ये हमारे पास V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी गिवन एंड हियर द कैपेसिटर इज C। कैपेसिटेंस मुझे क्या गिवन है बेटा, इट इज इक्वल टू C। नाउ अगेन आई विल स्टार्ट विद द बेसिक इक्वेशन। मैं लिखूंगा यहाँ पे V नॉट साइन ओमेगा टी माइनस Q बाई C इज इक्वल टू 0। क्या आप ऐसा लिखने में कोई दिक्कत करते हो बेटा? मैं यहाँ स्मॉल q लिखता हूं, क्या आराम से हम लोग ऐसा लिख सकते हैं? हाँ बेटा, सिर्फ कैपेसिटर होगा। तो नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट एंड वी नो दैट I इज इक्वल टू dq बाई dt। I क्या होता है हमारे पास, dq बाई dt होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू फाइंड q सेपरेटली। तो q को सेपरेटली निकालोगे तो ये बन जाएगा CV नॉट साइन ओमेगा टी एंड द वैल्यू ऑफ I इज इक्वल टू dq by dt. So if I differentiate this function, I will get CV naught into omega cos omega t. I hope the thing is clear. क्या ये पॉइंट आपको क्लियर है? और बेटा अगर cos को मैं साइन के फॉर्म में चेंज करना चाहूँ, क्योंकि जब तक दोनों को साइन के फॉर्म में नहीं लेकर आएंगे, क्या हम इसके फेज डिफरेंस के बारे में बात कर पाएंगे? आंसर इज नो। और दूसरी चीज है बेटा, अगर आप लोग वेव्स को पढ़े हो तो आपके दिमाग में कैपिटल सी है बेटा। अगर आप लोग वेव्स को पढ़े हो तो आपके दिमाग में एक बात क्लियर होगी, यू कैन नॉट चेंज द नेचर ऑफ द वेव। आप वेव के नेचर को नहीं बदल सकते। अगर कोई चीज प्लस मतलब अगर हम ओमेगा टी को ले रहे हैं, हमने क्लॉकवाइज कंसीडर किया है, तो आई हैव टू कंसीडर क्लॉकवाइज ओनली एंड इफ आई एम कंसीडरिंग एंटी क्लॉकवाइज देन इट इज एंटी क्लॉकवाइज ओनली। हियर बेटा हम देख सकते हैं कि हमने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाकर अपने एंगल को कंसीडर किया है। दैट्स वाई मैं यहाँ पे माइनस साइन में ओमेगा टी को नहीं बदल सकता। तो मैं दो तरीके जानता हूँ बेटा कॉस को साइन में बदल। पहला पाई बाई टू माइनस ओमेगा टी, दूसरा पाई बाई टू प्लस ओमेगा टी। तो आई विल गो फॉर पाई बाई टू प्लस ओमेगा टी फॉर। आई होप दिस थिंग इज ऑल्सो क्लियर। मैंने बोला आप यहाँ पे प्लस वाले को प्रेफर करोगे, माइनस को नहीं करोगे, बिकॉज यू कैन नॉट चेंज द नेचर। आप ओमेगा टी को माइनस ओमेगा टी खुद से नहीं बना सकते हो, इसलिए मैं पाई बाई टू प्लस ओमेगा टी यूज कर रहा हूं एंड आई एम राइटिंग वी नॉट डिवाइडेड बाई 1 बाई सी ओमेगा इंटू साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। इज इट क्लियर और नॉट? प्लीज टेल मी एवरीवन। क्या ये फॉर्म आप सभी को क्लियर है? मैंने पूरा डेरिवेशन करके दिखा दिया है बेटा। नाउ इज दिस फॉर्म इज क्लियर? तो अगर ये क्लियर है तो देखो बच्चों, दो चीजें आप तुरंत यहां से देख सकते हो। V का फॉर्मूला क्या था हमारे पास? क्या ये V नॉट साइन ओमेगा टी था? इज इट V नॉट साइन ओमेगा टी? द सेकंड वन, द फॉर्मूला फॉर I इज I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। एम आई राइट और नॉट? पहले मुझे तो ये बताओ बेटा, क्या मैंने बिल्कुल सही लिखा है कि नहीं लिखा है? ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, पाई बाई टू मीन्स 90 डिग्री। इज इट फाइन? बेटा ये जो मैंने लिखा था सी और ओमेगा, इसको मैं डिनोमिनेटर में लेकर चला आया, Q बाई सी। बेटा आप लोग पीछे का रिवीजन बिल्कुल नहीं करते हो और इसमें जानते हो आगे बढ़ने में बहुत ही मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। पोटेंशियल डिफरेंस लिखा है बेटा, अगर हम इसके ऊपर चार्ज कंसीडर करते हैं Q, यहाँ करते हैं माइनस Q, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? इट इज माइनस ऑफ Q बाई सी। पोटेंशियल Q इज इक्वल टू CV, सो V इज इक्वल टू Q बाई सी। मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ बेटा, मेरे पास Q का फॉर्मूला आ गया एंड इफ आई वांट टू फाइंड करंट फ्रॉम दैट,
आई की वैल्यू होती क्या है, इट इज डी क्यू बाई डी टी है। मैंने बस डिफरेंशिएट किया है एक बार, डिफरेंशिएट करने से मेरे पास वैल्यू आ गई है। और जो आपने इस फॉर्म को यहाँ ऑब्जर्व किया है, इस फॉर्म में लिखने का एक सबसे सिंपल सा रीजन है, वी नो दैट करंट इज वी डिवाइडेड बाई आर, ऐसा ही होता है ना। तो मैं इसको एक उसी तरह के फॉर्म में एक्सप्रेस करना चाहता हूं जिससे वो सिमिलर दिख सके। नाउ आई होप द थिंग इज क्लियर। हाँ बेटा, पाई बाई 2 होगा, लिख तो लेने थे मुझे, आ जाने थे मुझे भी वहां पे, मैं बताता चलता हूँ एक एक करके। तो आई एम स्टार्टिंग विद द फर्स्ट पॉइंट नाउ। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट से मैं स्टार्ट करता हूँ। फर्स्ट पॉइंट अभी मैंने आपको क्या बोला कि हमारे पास v का इक्वेशन अगर v नॉट साइन ओमेगा टी था, तो हमारे i का इक्वेशन जो है बेटा, इट इज i नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 है। और ऐसा है तो इसको देखकर हम लोग सेकेंड पॉइंट लिख सकते हैं, फेज डिफरेंस इज इक्वल टू पाई, पाई बाई 2। फेज डिफरेंस क्या है हमारे पास, इट इज इक्वल टू पाई बाई 2। क्या ये पॉइंट क्लियर है? देन थर्ड पॉइंट पे आते हैं। थर्ड पॉइंट इज, अगर मैं यहाँ पे बेटा पावर फैक्टर की बात करता हूं, पावर फैक्टर इज बेसिकली कॉस फाई। यहां मैं इसको आराम से cos पाई बाई 2 लिखता एंड इट्स वैल्यू इज इक्वल टू 0, है ना। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज वॉटलेस सर्किट। इसको हम लोग ऐसे सर्किट को क्या कहते हैं, वॉटलेस सर्किट के नाम से जानते हैं। यहाँ पे किसी तरह का कोई भी पावर का कंजप्शन होने वाला ही नहीं है। क्या ये बात क्लियर हो रही है? होपफुली दिस पॉइंट इज आल्सो क्लियर। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, कम टू द फोर्थ पॉइंट। The fourth point is, as I shown you बेटा, कि ये जो I नॉट था, ये I नॉट क्या आया था, V नॉट डिवाइडेड बाई 1 बाई ओमेगा सी। तो ये जो 1 बाई ओमेगा सी है, this one is basically represented by XC and its name is capacitive reactance। इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, it is known as capacitive reactance। ये भी एक तरह से रेजिस्टेंस की तरह वर्क करेगा, है ना। तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, 1 बाई ओमेगा सी, ये हमारा एक फिजिकल टर्म है बेटा, जिसे हम लोग XC से रिप्रेजेंट करते हैं एंड इट्स नेम इज कैपेसिटिव रिएक्टेंस। अब मुझे अगर इस फंक्शन को लिखना हो तो आई कैन राइट आई नॉट इज इक्वल टू वी नॉट डिवाइडेड बाई XC। इससे भी हमारा काम चल जाएगा, बिकॉज वी नो दैट दिस XC इज 1 बाई ओमेगा सी। तो इट इज अ फिजिकल टर्म जो कि रेजिस्टेंस की तरह है, जिसको हम लोग यहाँ पे कैपेसिटिव रिएक्टेंस के नाम से जानते हैं। होपफुली नाउ दिस थिंग इज आल्सो क्लियर। दो मिनट रुकते हैं बेटा, थोड़ा मुझे भी मौका दोगे तब ना। सब चीज जो है एक लाइन में तो नहीं हो जाएगा, अभी तो फोर्थ पॉइंट तक आए। लेट मी फिनिश नाउ। यहां से मैं आगे बढ़ता हूँ बेटा, मैं यहां से आपको लेकर आता हूँ फिफ्थ पॉइंट की तरफ। Here I can write current leads voltage by pi by 2। क्या ऐसा लिखा जा सकता है? क्या ये लिखने में कोई दिक्कत है? क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि बेटा वो उसी तरह से बिहेव करेगा, उसका बिहेवियर उसी तरह से होगा। अगर आप ओमेगा 1 बाई ओमेगा सी लेते हो, जो वैल्यू आपकी आएगी उसी के थ्रू, उसी के हेल्प से आप करंट की मैक्सिमम वैल्यू निकाल पाओगे, करंट की वैल्यू को निकाल पाओगे, है ना। हाँ बेटा, I इज इक्वल टू वी बाई आर की तरह। आगे बढ़ाता हूं मैं, करंट लीड्स वोल्टेज बाई पाई बाई 2, और यू कैन राइट वोल्टेज लैग्स करंट बाई पाई बाई 2। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? देखो बेटा, लीडिंग लैगिंग बहुत आराम से समझ सकते हो। आपको फेज डिफरेंस जानना है ना, आप सिंपल सा t इक्वल टू 0 पे कंपेयर कर लो। इफ इट इज t इक्वल टू 0, साइन के आगे वोल्टेज वाले फॉर्म में 0 आता है और करंट वाले में क्या आ जाता है, इट इज पाई बाई 2। दैट्स व्हाई वी आर टेलिंग यू कि हमारे पास करंट जो होगा वो लीड करेगा। कितने से लीड करेगा? पाई बाई 2 से। कि जब वोल्टेज का फेज 0 होगा, उस समय करंट के पास कुछ फेज होगा, दैट इज इक्वल टू पाई बाई 2। होपफुली दिस थिंग इज आल्सो क्लियर। आगे यहां से बढ़ते हैं, यहां से मैं आगे आता हूं बेटा सिक्स्थ पॉइंट पे। नाउ आई एम टेकिंग यू टू द ग्राफ पार्ट। मैं इसके ग्राफ को बताने की कोशिश करता हूँ। देखो, मैं कोशिश कर रहा हूँ बेटा कि एक भी पॉइंट मिस ना करें,
सारे पॉइंट्स हमारे यही इनकॉर्पोरेट हो जाए, दिमाग में सारे सेट हो जाए ऐसे, है ना। आई एम टेकिंग यू टू द सिक्स्थ पॉइंट नाउ। सिक्स्थ पॉइंट को देखते हैं। अगर मैं यहाँ पे वोल्टेज के कर्व को बनाता, तो डायग्राम ऑफ वोल्टेज इज क्वाइट सिंपल। जैसा पहले बना था बेटा, सिमिलर ग्राफ बना देता है यहाँ पे। क्या मैं आराम से इस तरह से साइन का कर्व बना सकता था? ये हमारे पास किसके लिए है? दिस इज फॉर वोल्टेज। नाउ मैं इसी जगह पे बेटा करंट के डायग्राम को बनाना चाहता हूँ। आई वांट टू ड्रॉ द डायग्राम फॉर करंट। हाउ आई विल ड्रॉ? इस बार कॉस का कर्व होगा हमारे पास, कॉस ओमेगा टी था ना, तो आई एम स्टार्टिंग विद द हाईएस्ट वैल्यू। क्या हम आराम से इस तरह का कर्व बना सकते हैं? दिस वन इज बेसिकली बेटा, ये जो है हमारे पास, ये हमारे पास करंट के लिए है, एंड दिस वन इज फॉर वोल्टेज। आप चाहो तो वैल्यूज अलग अलग लिख सकते हो, ग्राफ ऊपर और नीचे हो सकता है, इट डिपेंड्स ऑन वैल्यूज। मैं वैल्यूज की बात नहीं कर रहा, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द नेचर। तो अगर मैं नेचर दिखाऊं तो करंट का हमारा नेचर कॉस की तरह होगा, और जो हमारे पास वोल्टेज है इट्स नेचर इज ये किसकी तरह होगा बेटा? साइन की तरह होगा। होपफुली दिस थिंग इज आल्सो क्लियर। डन है क्या बच्चों सभी का? तो मैं सेवेंथ पॉइंट पे ला सकता हूं आपको। शुड वी मूव फॉर द सेवेंथ वन? सेवेंथ पॉइंट पे आते हैं। सेवेंथ पॉइंट इज आई एम टॉकिंग अबाउट फेजर डायग्राम नाउ। अगर हम यहाँ फेजर डायग्राम की बात करें, फेज डिफरेंस कैसे शो कर सकते हो बेटा? पहले ही देख रहे हो यहाँ पे, आप यहाँ देख रहे हो इस ग्राफ को, अगर t इक्वल टू 0 पे लेकर जाए हम, t इक्वल टू 0 पे लेके जाए तो ये मैक्सिमम से स्टार्ट हो रहा है, और दूसरा ग्राफ जो है हमारा वो मिनिमम से स्टार्ट हो रहा है। अगर मैं इसको साइन का ग्राफ मानता तो क्या मान के चलता? मैं अगर इसको साइन का ग्राफ मानता तो क्या मान के चलता? ये यहीं से स्टार्ट हो चुका है, ऐसा ही मानता ना। तो ये पहले कितने से स्टार्ट हो चुका है? π/2 से। होपफुली द थिंग इज क्लियर। चलो अब आगे आते हैं। आई एम टेकिंग यू टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज फेजर डायग्राम। दिस वन इज y एक्सिस, दिस वन इज x एक्सिस। मानते हैं बेटा v नॉट हमारा कुछ यहाँ पहुंच चुका है, दिस वन इज v नॉट, ये हमारे पास ओमेगा टी है, एंड वी नो दैट करंट लीड्स वोल्टेज बाय π/2। सो मुझे यहाँ पे बेटा π/2 एंगल पे क्या एक परपेंडिकुलर यू ड्रॉ कर देना चाहिए। दिस वन विल रिप्रेजेंट I नॉट। होपफुली दिस थिंग इज आल्सो क्लियर। द एंगल बिटवीन दीस टू इज इक्वल टू 90। डन है क्या ये भी? अब इसको नॉर्मल हम लोगों के आम भाषा में दिखाना हो तो कैसे दिखाएंगे? आम भाषा में मतलब न्यूमेरिकल सॉल्व करने समय दिखाना हो, तब इतनी भारी भरकम में नहीं जाएंगे। मैं बोलूंगा वोल्टेज को हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा, अगर यहाँ मान रहे हैं ये हमारे पास वोल्टेज है, दिस वन इज बेसिकली VC, देन IC विल लुक लाइक दिस, ये हमारे पास IC होगा। एंड इफ दिस वन इज IC, अगर मैं इसको IC मानता हूं तो इससे π/2 क्या होगा? लैग करता हुआ हमारा VC होगा, which will look like this। Sir, can we say I naught is CK behind IA? मैं समझा नहीं बेटा। हाँ बेटा, मैं दोनों बातें कह सकता हूँ। मैं बोलूंगा हमारा करंट जो है ये लीड कर रहा है हमारे वोल्टेज से π/2 से, और हमारा वोल्टेज जो है वो लैग कर रहा है हमारे करंट से π/2 से। ओके, तो अगर मैं एक्स एक्सिस पे वोल्टेज को दिखाता हूं तो करंट π/2 पे लीड करेगा, हम सीधे सीधे परपेंडिकुलर बना देंगे उसको। और अगर बेटा हमारा करंट में एक्स एक्सिस पे बनाता हूं, वोल्टेज उससे लैग कर रहा होगा, दैट्स व्हाई मैं उसे 90 डिग्री पहले बना दूंगा। इट इज क्वाइट सिंपल, है ना। आई होप द थिंग इज क्लियर। समिका, क्या अब भी नहीं क्लियर हुआ? समिका, इज इट ओके? मैंने बोला बेटा आप खुद सोच के देखो, दिमाग को रखना नहीं है कहीं पे कि यहाँ पे करंट वोल्टेज है तो पता नहीं हम क्या करना है। सिंपल सा ये सोच के देखो
कि मेरे पास अगर एक लाइन है ये और दूसरी लाइन मुझे इससे 90 डिग्री ज्यादा पे बनानी है तो कैसे बनाऊंगा? तो यही लाइन होगी। तो मैंने अगर इस पे वोल्टेज को मान लिया तो करंट उसके परपेंडिकुलर बनेगा, और अगर मैंने इसको करंट मान लिया तो वोल्टेज उससे लैग कर रहा था तो मैंने उसे नीचे बना दिया। दैट्स सिंपल, है ना? तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बिल्कुल बहुत ही सिंपल सी बात है ना? सिंपली दिमाग में रखना है कि वोल्टेज करंट से लैग कर रहा है पाई बाय 2 से, एंड करंट वोल्टेज से लीड कर रहा है पाई बाय 2 से। नाउ आई एम टेकिंग यू टू द नेक्स्ट पार्ट, द लास्ट वन बेटा इन दिस सिंपल सीरीज, प्योरली इंडक्टिव सर्किट। एंड बेटा इस बार मैं आपका सपोर्ट चाहता हूं, आई वॉन्ट योर सपोर्ट, है ना? प्योरली इंडक्टिव सर्किट क्या कर सकते हैं समझते हैं बेटा, है ना? इस बार हमारे पास एक इंडक्टर है एंड हियर वी हैव अ सोर्स। देखो ये एसी का सिंबल है जो मैं यहां बनाता हूं बार बार, है ना? हियर वी हैव V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी। पहला काम मेरा है बेटा, मैं यहां से करंट की वैल्यू को निकालना चाहता हूं, आई वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट। तो अगेन आई विल यूज द सिंपल बेटा, कौन सा फॉर्म यूज करना होगा हमें? किरचॉफ्स लॉ का। आई विल राइट V नॉट साइन ओमेगा टी माइनस L di by dt is equal to 0. So L di by dt is equal to V naught sin omega t, and this di is equal to V naught by L sin omega t into dt। क्या आराम से आप इंटीग्रेट करके बेटा वैल्यूज निकाल सकते हो? तो जो रिजल्ट आएगा, आई एम डायरेक्टली राइटिंग द रिजल्ट, कोई दिक्कत तो नहीं है? मैं सीधे सीधे रिजल्ट लिख दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चों? आप भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है आपके लिए भी, है ना? तो आई एम जस्ट राइटिंग हियर I is equal to V naught divided by omega L. Okay. After that, I will write minus of cos omega t. Minus of cos omega t. Okay. अब यहां एक दो परेशानी है बेटा, है ना? यहाँ एक दो परेशानी है। परेशानी ये है कि अब हम लोग अगर लिमिट्स पुट करने लगे तो ये कंफ्यूजन यहाँ पे क्रिएट हो जाता है ना? यहाँ पे अगर हम लोग, है ना, यहाँ पे कुछ कंफ्यूजन क्रिएट हो जाते हैं। तो आप जो है बेटा जो लिमिट वाला पार्ट है, आई सजेस्ट यू जस्ट लीव दैट पर्टिकुलर पार्ट, आप इसको इनडेफिनिट इंटीग्रल फॉर्म में ही छोड़ देना। And if you leave it in the indefinite integral form, you can write I is equal to V naught by omega L। साथ में मैंने क्या बोला बेटा? It is cos omega t, but with a negative sign. And if I want to convert it, मैं इसे लिख सकता हूँ I naught sin omega t minus pi by 2। आप बोलोगे सर नेचर चेंज नहीं करना था, दैट्स वाई मैंने यहाँ पे क्या किया बेटा, ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2 यूज किया, ना कि पाई बाय 2 माइनस ओमेगा टी यूज किया। होपफुली दिस कन्वर्जन इज आल्सो क्लियर। क्या बेटा इस साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2 को माइनस कॉस ओमेगा टी में कन्वर्ट करके मान सकते हो? बेटा आप लिखो ना, साइन थीटा माइनस पाई बाय 2, क्या लिखेंगे इसको? माइनस ऑफ साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा, एंड साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा इज साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा इज कॉस थीटा। माइनस साइन पहले से हमारे पास, दैट्स व्हाई बेटा आई एम राइटिंग माइनस कॉस थीटा। मैंने यही किया ना, माइनस कॉस थीटा को क्या लिख दिया है? साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। क्या ये बात क्लियर हो गई अब? इट इज बेसिक ट्रिगोनोमेट्री एक्चुअली। मैंने बोला बेटा लिमिट्स को रखने से परेशानी होगी,
है ना, क्योंकि करंट डायरेक्शन चेंज करता होता है, यहाँ परेशानी होगी। दैट्स वाई इंटीग्रल फॉर्म में ही लिखना सही होगा हमारे लिए, है ना। हम इसको इंटीग्रल फॉर्म में लिख के काम चला लेंगे। तो नाउ आई एम टेकिंग यू टू द नेक्स्ट पार्ट। यहाँ तक की बातें हमारी क्लियर हो गई, मैं आपको आगे बढ़ाता हूँ। हियर आई एम राइटिंग, देखो बच्चों हमारे पास, बेटा मैंने बोला कि लिमिट्स की जरूरत नहीं थी इसलिए हटा दिया, मुझे यहाँ पे थोड़ी ना कोई वैल्यू निकालनी है। यहाँ cos 0 की वैल्यू 1 हो जाती, कंफ्यूजन क्रिएट होता है, इसलिए मैंने इंटीग्रल फॉर्म में, मैंने सिंपल वे में इसको किस फॉर्म में छोड़ दिया, मैंने इसको इनडेफिनिट फॉर्म में छोड़ दिया, डेफिनिट फॉर्म में नहीं लिखूंगा। आगे बढ़ाते हैं। तो नाउ आई एम टेकिंग यू टू द नेक्स्ट पार्ट। पहले फर्स्ट पॉइंट से स्टार्ट करता हूँ, जल्दी जल्दी मुझे हेल्प करते चलो। सबसे पहले मैं लिखूंगा बेटा v इज इक्वल टू, इट इज v नॉट साइन ओमेगा टी, है क्या अपने पास? तो i की वैल्यू को मैं क्या लिखूंगा, i इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। एवरीवन इज इट क्लियर? इज दिस पॉइंट इज क्लियर, है ना? द सेकेंड पॉइंट इज, तुरंत दूसरे पॉइंट पे आते हैं। मैं इस बार लिखूंगा बेटा फेज डिफरेंस। आप बताओ फेज डिफरेंस कितना है? फेज डिफरेंस फाई इज अगेन इक्वल टू पाई बाई टू। क्या इस बार भी ये पाई बाई टू ही है? दैट्स वाई द थर्ड पॉइंट, पावर फैक्टर इज, पावर फैक्टर cos phi is equal to 0, so I will write this one is also a wattless circuit। ये भी क्या है हमारा? It is also a wattless circuit। Okay, done। Now come to the fourth point। मैं भूल गया बेटा फोर्थ पॉइंट मैंने क्या लिया था, मुझे एक बार देख लेने दे। फोर्थ पॉइंट, ओके फोर्थ पॉइंट पे आ जाते हैं। फोर्थ पॉइंट है हमारे पास, आई एम राइटिंग v नॉट इज इक्वल टू, वॉटलेस मीन्स क्या? हाँ, संधि विच्छेद बताओ इसका, वॉटलेस संधि विच्छेद बताओ नहीं, चलो फिर। तो देखो वॉटलेस का मतलब नाम से ही क्या समझ में आ रहा है बेटा, नो पावर, खत्म, है ना। तो देखो बहुत सारी चीजें है ना, अगर हम मीनिंग समझ लेते हैं उसका, उसका नाम जानते हैं ना, तो नाम ही आधी चीजें बता जाता है। ठीक है, चलो ठीक है, जोक्स अपार्ट, आते हैं वापस से यहाँ पे। मेरी हिंदी, आई हैव सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट इन क्लास 10 इन हिंदी बेटा, है ना। तो हिंदी मेरी सही में बहुत अच्छी है। चलो तो मैं आपको यहाँ पे लेकर आता हूँ बेटा। चलो बेटा जल्दी से यहाँ वापस से आते हैं। तो मैं आपको बता रहा था, हम लोग कन्वर्जन करते हैं आई नॉट वाले, इस फॉर्म में से कन्वर्ट करते हैं, है ना। तो आई एम राइटिंग आई इज इक्वल टू वी नॉट डिवाइडेड बाई ओमेगा एल। आगे क्या लिखा हुआ है अपने पास, कॉस ओमेगा टी विथ नेगेटिव साइन। सॉरी बेटा, आई शुड राइट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, लिख सकते हैं ना। तो ये जो हमारा डिनोमिनेटर वाला पार्ट है बेटा ओमेगा एल, इट इज बेसिकली एक्सएल एंड आई एम राइटिंग इट इज इंडक्टिव रिएक्टेंस। इट इज नथिंग बट इंडक्टिव रिएक्टेंस। होपफुली दिस थिंग इज आल्सो क्लियर, है ना। तो हम लोगों के पास एक्सएल क्या है, इट इज बेसिकली इंडक्टिव रिएक्टेंस, इसका नाम हम याद रखेंगे। फिफ्थ पॉइंट इज, कौन सा लीड कर रहा है कौन सा लैग कर रहा है इस बार, विच वन इज लीडिंग एंड विच वन इज लैगिंग। एग्जैक्टली बेटा, मैं यहां बोलूंगा वोल्टेज इज लीडिंग, वोल्टेज लीड्स करंट बाय पाई बाई टू। सिमिलरली आप लिख सकते हो करंट लैग्स वोल्टेज बाय पाई बाई टू। हाँ संदीप, डू यू हैव एनी प्रॉब्लम बेटा, प्लीज टेल मी। Sandeep, please tell me beta. Now come to the sixth point. Sixth point is basically graph. So I am just drawing its graph. So कैसे पता चला which one is leading? Just बेटा अंदर जो इसकी वैल्यू है, इन वैल्यूज को कंपेयर करके,
आप देखो कौन सा आगे है कौन सा पीछे है। अगर मैं t की वैल्यू को 0 पुट करूंगा तो मेरा ऊपर वाला फंक्शन तो 0 हो जाएगा, बट नीचे में हमारे पास माइनस पाई बाई टू आएगा, मतलब वो थोड़ा पीछे चल रहा है। कितना पीछे चल रहा है? पाई बाई टू से पीछे चल रहा है। संदीप, प्लीज बेटा टेल मी, डू यू हैव एनी प्रॉब्लम? हाँ एग्जैक्टली एग्जैक्टली, है ना। चलो तो आगे आते हैं। हम लोग यहाँ पे वी नॉट की बात करते हैं। वी नॉट का तो फंक्शन स्टिल सेम, बट दिस टाइम इफ आई वांट टू ड्रॉ आई, आई कैसे बनना चाहिए इस बार? आई का फॉर्मूला क्या था? माइनस कॉस ओमेगा टी, मतलब इस बार मैं इसे नेगेटिव से स्टार्ट करने वाला हूँ। आई विल स्टार्ट इट फ्रॉम नेगेटिव पार्ट, यहां से मैं स्टार्ट करूंगा। I hope you can understand. We will get this type of graph this time, है ना। इस बार यहाँ पे हमारा आई नॉट होगा, यहाँ से स्टार्टिंग होगी आई नॉट की। ये बात हमारे दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। Done with everyone? Okay. So now the last one, the phasor diagram. टाइम कितना? ये क्या हो गया? आज बहुत स्लो पढ़ा क्या हमने बेटा? टाइम तो उड़ गया बिल्कुल, मुझे दिखा ही नहीं बिल्कुल। अभी दिख रहा है ना। चलो कोई नहीं, मैं मुझे लग रहा था मैं आज एलसीआर बता दूंगा, है ना। चलो कोई बात नहीं, अगली में पढ़ेंगे फिर। इसके फेजर डायग्राम को देखते हैं, ठीक है ना। फेजर डायग्राम की बात करते हैं। ओके वेरी गुड, अच्छा लगा बेटा, बहुत अच्छा है तब तक, है ना। हम लोग यहाँ पे ध्यान से देखते हैं। इफ वी विल ड्रॉ वी नॉट लाइक दिस, अगर हम लोग बेटा वी नॉट को कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? हम लोगों को बस आई को इससे लैग कराना होगा। कितना लैग कराना होगा? 90 डिग्री। आई विल ड्रॉ आई नॉट लाइक दिस। ये हमारे पास इसका फेजर डायग्राम है ना। और मैंने जैसा कि बोला, हम लोग इस फॉर्म में यूज करते नहीं है। इस फॉर्म में यूज करेंगे तो हमारी मुश्किलें बढ़ी रहेंगी, है ना। ओके वेरी गुड। तो मैं अगर इस फॉर्म को समझना चाहूँ, सॉरी इसको सिंपल फॉर्म में समझना चाहूँ, मैं बोलूंगा इफ दिस वन इज वी एल, दिस वन इज आई एल, और अगर बेटा ये मैंने आई एल को बना दिया है, दिस वन इज आई एल, देन ऑटोमेटिकली उससे पाई बाई टू लीड करता हुआ मैं यहाँ पे वी एल बना। क्या आराम से ये बात भी क्लियर है? तो हम लोग काम में बेटा ये जो लास्ट में मैंने ऐसी ही लाइंस खींच दी है ना, अपने काम ये आने वाली है ना। वी विल यूज दिस वन। ये बस बोर्ड में अगर हमसे पूछ लिया गया कि फेजर डायग्राम ड्रॉ करो, तो उसमें ये राइट वाला मत ड्रॉ कर देना। यू हैव टू ड्रॉ द फर्स्ट वन, जो हमने फर्स्ट में ड्रॉ किया है वो दिखाना होगा, बिकॉज द एक्चुअल डायग्राम इज लाइक दिस। एंड यू हैव टू रिप्रेजेंट वन मोर थिंग। आप यहाँ पे लिख भी देना, दिस वन इज वी नॉट साइन ओमेगा टी। और इसके लिए भी आप क्या लिखोगे बेटा? यहाँ पे इसका एंगल कितना लिख लोगे? ये आपका काम है, आप कर लेना, है ना। बोर्ड में जो अभी मैंने बनाई है ये बनानी है बोर्ड में, जो मैंने टिक किया है ना ये बनाना है बोर्ड में, ठीक है। तो इसका एंगल लिखना आपका काम है। लिख पाओगे क्या? यू कैन राइट द एंगल और नॉट? हाँ बेटा एग्जैक्टली, बिल्कुल सही। तो बस इसके हेल्प से यहाँ पे जल्दी से आई की वैल्यू पुट कर देना। तो आज की क्लास तो ऐसे निकल गई बेटा, मैं समझ नहीं पाया कैसे निकल गई। कोई बात नहीं, हम लोग अगली क्लास में एलसीआर सर्किट कंप्लीट करेंगे। आफ्टर दैट हम लोग एलआर को सीआर के कुछ क्वेश्चंस करेंगे, 4-5 क्वेश्चंस करेंगे, एंड देन वी विल गो फॉर द एलसी ऑसिलेशन पार्ट, ठीक है। तो मोस्ट प्रोबेबली 1.5 क्लास मुझे और चाहिए, 1.5 क्लास इज मोर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट दिस चैप्टर। होपफुली ज्यादा से ज्यादा 2 क्लास लगेगा, ठीक है। तो बाय बाय बेटा, गुड डे, टेक केयर एवरीवन। और हिंदी दिवस की आप सभी को फिर से एक बार हार्दिक शुभकामनाएं, ठीक है। मिलते हैं फिर बेटा। ओके बाय बाय, गुड डे, टेक केयर एवरीवन।